नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लासों में आप लोगों का स्वागत है। आज हम अपने 11th क्लास के जो नया सिलेबस आया है, एनसीईआरटी का जो सिलेबस आया है, उस एनसीईआरटी के सिलेबस का जिक्र करेंगे। यहाँ उस सिलेबस को एक बार बारीकी से देखेंगे तो ये जो अपने 10th पास आउट स्टूडेंट हैं जो 11th क्लास में सब्जेक्ट लिया करते हैं, मेरी उनसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप लोग परसेंटेज को अपना आधार मान के, परसेंटेज को अपना बेस मान के आप लोग सब्जेक्ट लेते हैं। जैसे मान लो किसी के 70% बन गई हो, किसी के 60% बन गई हो, किसी के 80% बन गई, तो वो कहता है कि मैं तो साइंस के लायक हो गया। 45% वाला, 50% वाला आता है कि वो कहता है कि नहीं, मैं तो साइंस के लायक ही नहीं हूँ, मेरे तो परसेंटेज कम है, मैं तो आर्ट्स के लायक हूँ। नहीं, ये चीज़ गलत है। यहाँ परसेंटेज का कोई मायना नहीं है। यदि 50% वाला अच्छी लगन से, अच्छी मेहनत करके सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेके यदि पढ़ता है तो वो 12th क्लास में अच्छे मार्क्स ले सकता है, आगे सक्सेस हो सकता है। और 90% वाला स्टूडेंट भी यदि साइंस ले लेगा, अपना इंटरेस्ट नहीं रखेगा और अपनी स्टडी को यदि समझ के नहीं करेगा, तो उसके परसेंटेज 12th क्लास में कम भी हो सकते हैं। और आगे जब वो नीट की, आईआईटी की या नेवी एयरफोर्स की तैयारी करता है तो ज़रूरी नहीं कि उसमें सफलता मिले ही। तो यहाँ आप लोगों को परसेंटेज को बेस नहीं मानना है, बस ये होना चाहिए कि आपकी रुचि किस चीज़ में है। आप लोगों का मन करता है कि हम साइंस पढ़ेंगे, अच्छे लगन से पढ़ेंगे, उसमें इंटरेस्ट भी है, जैसे मैथ में इंटरेस्ट है किसी का साइंस, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, इनमें इंटरेस्ट है, तो आप लोग परसेंटेज को बेस न मानते हुए आप लोग अपने सब्जेक्ट का चूज करें। छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि अपने जो साइंस जो होती है उसमें 2 स्ट्रीम होती है, एक बायो और एक मैथ। बायो के स्टूडेंट जो होते हैं, बायो के स्टूडेंटों के लिए अपना ऑप्शन होता है। देखें यहाँ आप लोगों के थोड़ा सा मैं जिक्र कर लूँ। जो बायो के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ऑप्शन होता है, एक तो नीट की तैयारी करके वो डॉक्टरी कर सकता है, दूसरा ऑप्शन उसके लिए ये भी होता है कि वो नर्सिंग की भी तैयारी कर सकता है, उसके बाद में यदि वो वेटनरी करना चाहे तो वेटनरी भी कर सकता है। चाहे तो नेवी एयरफोर्स में एक वाई ग्रुप होता है, उसकी भी प्रिपरेशन वो कर सकता है, डी फार्मेसी कर सकता है, बी फार्मेसी कर सकता है। तो साइंस वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ऑप्शन है, ये तो कर ही सकता है। इसके अलावा जो आर्ट्स का स्टूडेंट कर सकता है वो भी उसके लिए ऑप्शन है। जैसे आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स अपने, जैसे पुलिस की वैकेंसी होगी, या आप लोगों के नेवी, एयरफोर्स, फिर अपन बात करें तो पटवार, ग्राम सेवक, अपने जनरल जो चीज़ें हैं वो भी बायो वाला स्टूडेंट कर सकता है और मैथ वाला स्टूडेंट भी कर सकता है। मैथ वाले स्टूडेंट्स जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स करते हैं, आर्ट्स जो स्ट्रीम होता है, उस आर्ट्स वाले स्ट्रीम के भी जो डिपार्टमेंट है, जो प्रिपरेशन वो होती है, आगे जो कंपटीशन एग्जाम होता है, उन सब में बैठ सकता है बायो और मैथ वाला। बस इतना ही है कि बायो और मैथ वालों के लिए जीके का पोर्शन नहीं होता, जीके का पोर्शन फिर वहाँ आगे तैयार करना पड़ता है। एक चीज़, ये जो मैथ वाले स्टूडेंट होते हैं इनके लिए ऑप्शन है आईआईटी, और आजकल तो बेस्ट ऑप्शन है आप लोगों के नेवी और एयरफोर्स। ये आप लोगों के पास में जो नेवी और एयरफोर्स है, नेवी एयरफोर्स मैथ, स्पेशल मैथ वाले स्टूडेंटों के लिए, वैसे आर्ट्स के लिए भी होता है, लेकिन 4 एग्जाम होती है अपनी नेवी एयरफोर्स की। जैसे एयरफोर्स में 2 ग्रुप होते हैं, एक एक्स होता है और एक वाई होता है। एक्स में तो केवल और केवल मैथ वाले जा सकते हैं ओनली, लेकिन वाई में मैथ वाले भी जा सकते हैं, आर्ट्स वाले भी जा सकते हैं, बायो वाले भी जा सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं नेवी की। तो नेवी में आप लोगों के 2 एग्जाम होती है, एक एसएसआर, ठीक है, ऑब्लिक डबल ए भी बोल सकते हैं इसको, एक होती है आप लोगों के एमआर की, जो 10th बेस पे होती है। वो आप लोगों के मैथ वाला भी दे सकता है। 10th बेस हो गया तो उसमें सब्जेक्ट का कोई मतलब ही नहीं है, स्ट्रीम का कोई मतलब नहीं है। तो बेस्ट ऑप्शन तो आप लोग के ये होता है नेवी एयरफोर्स,
जिसमें आप लोग 12th पास करते ही, 12th पास आउट स्टूडेंट ही छोटी सी उम्र में सर्विस लग जाता है। और जब आप लोग देखते हैं कि IAS, RS इनकी जो प्रिपरेशन करने वाला स्टूडेंट होता है, या मान लो कि BSc, B.Ed, MSc करके जो टीचिंग लाइन में जाना चाहता है, जब तक वो पूरी प्रिपरेशन करता है, जब वो नीट की तैयारी करके, यदि कोई बंदा नीट की तैयारी करके डॉक्टर बनता है तो डॉक्टर बनने में उसको 6-7 साल लग जाते हैं। ये 15 साल में तो रिटायरमेंट आ जाता है। और आके फिर यहाँ आप लोगों के सिविल जो सर्विसेज होती है वो कर सकते हैं। तो चलो ये हो गया आप लोगों के छोटा सा, मैंने आप लोगों को नॉलेज दिया है जो आप लोगों के लिए बेस्ट है। आप लोग ऑप्शन चुन सकते हैं। आप लोगों के जो बायो होता है, बायो में मैंने आप लोगों को बहुत ऑप्शन बताए। नीट होता है, नर्सिंग होता है, B फार्मेसी, D फार्मेसी, वेटनरी हो गया, आप लोगों के अदर जो कंपटीशन होते हैं वो भी हो सकते हैं। BSc तो ऑप्शन सबके पास में है ही। BSc B.Ed करके आप लोग टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। MSc यदि आप लोग कर सकते हैं तो आप लोग फर्स्ट ग्रेड में भी जा सकते हैं। तो वो ऑप्शन तो आप लोगों के पास में है ही। या आप लोगों के जो मैथ वाले स्टूडेंट होते हैं या तो IIT करते हैं या नेवी एयरफोर्स की मोस्टली 2 ऑप्शन चुनते हैं। वो ऑप्शन तो इनके लिए भी सब हैं, सभी ऑप्शन खुले होंगे। बस इतना ही फर्क है कि आर्ट्स वाला स्टूडेंट नीट नहीं कर सकता, आर्ट्स वाला स्टूडेंट होता है वो IIT नहीं कर सकता, आर्ट्स वाला जो स्टूडेंट होता है वो नेवी एयरफोर्स में ये X ग्रुप और SSR नहीं कर सकता। केवल ये 2 ही ऑप्शन होते हैं उनके लिए, और ये वाले ऑप्शन होते हैं। मतलब आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए कुछ ऑप्शन, मतलब आधे ऑप्शन कम हो जाते हैं, जबकि जो आप लोगों के साइंस वाले स्टूडेंट होते हैं उनके लिए आधे ऑप्शन तो हैं ही, और जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट उनके ऑप्शन भी उनको मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग अपने सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। बस इतना ही है कि आप लोग सब्जेक्ट को बड़े इंटरेस्ट के साथ में आप लोग पढ़ेंगे तो कोई भी चीज़ टफ नहीं है, कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, कोई भी काम असंभव नहीं है यदि हम लोग लगन से करेंगे तो। चलो अब हम लोग थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं फिजिक्स के बारे में। देखो, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आप लोगों के दैनिक जीवन में, जब आप लोग सुबह उठते हैं, सुबह उठ के शाम तक जितनी भी क्रियाएं होती है बच्चों, उन सब में हम लोग फिजिक्स को पाते हैं। जैसे अपन सुबह उठ के पानी पीते हैं तो पानी है वो पेट में जाता है, नीचे क्यों गया? किसी वस्तु को आप लोग छोड़ते हैं, किसी वस्तु को आप लोग गिराते हैं तो नीचे क्यों जाती है? इन सब में फिजिक्स लगती है। सभी क्रियाएं होती हैं वो फिजिक्स के द्वारा ही संचालित होती है। चलो अब अपन देखते हैं अपने फिजिक्स के सिलेबस के बारे में। यहाँ अपना जो सिलेबस है वो अब की बार चेंज हुआ है। लास्ट ईयर आप लोगों के 14 चैप्टर थे, अब की बार 15, टोटल 15 चैप्टर कर दिए गए। और ये जो आप लोग के चैप्टर हैं, एक बार हम लोग इन चैप्टरों को बारीकी से देखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट देखने की कोशिश करेंगे। अब एक चीज, जैसे मान लो 10th क्लास में आप लोगों की अच्छी परसेंटेज आ गई, मान के चलो कि आप लोगों की 90% आ गई। 90% का स्टूडेंट 11th क्लास में आते आते ऐसी स्थिति बना लेता है कि बिल्कुल लूज हो जाता है, सीरियस नहीं लेता। 9th क्लास में उसको ये था कि मैं 10th क्लास पढ़ूंगा और 10th क्लास में अच्छी परसेंटेज बनाऊंगा, मेहनत करता है, परसेंटेज बना भी लेता है, लेकिन फिर जब 11th क्लास में आता है तो अपने आप में ये सोचता है कि मेरे तो 90% है, मेरे को ज़्यादा पढ़ने की शायद आवश्यकता नहीं, और वो 11th क्लास में लूज हो जाता है। फिर 12th क्लास में फिर पावर लगाएगा अपना और 12th क्लास में अच्छी परसेंटेज बना लेगा। बहुत अच्छी बात है। जब यहाँ परसेंटेज बना लेगा, मान लो कि इसके 90% थी, यहाँ इसने 94% बना ली, और 94% बनाने के बाद में वो तैयारी करता है आप लोग के, जैसे IIT कर रहा है या बायो का स्टूडेंट है तो नीट कर रहा है। अब IIT, नीट या आप लोग की दूसरा ऑप्शन मैंने आप लोगों को बताया नेवी और एयरफोर्स। तो यहां आप लोगों के पास में क्या होता है, यहां 11th और 12th पूरी आती है। यहां ये मान के चलो कि ये जो 11th क्लास का सिलेबस होता है वो 12th के सिलेबस से ज्यादा आता है। मेरा मानना यह है कि आप लोगों के 60% से प्लस आता है 11th क्लास का, जो हम लोगों ने सीरियस नहीं पढ़ा। 12th बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी है, स्कूल में बहुत अच्छी तैयारी होती है, 11th क्लास में लूज हो जाते हैं। तो यदि आप लोगों ने 11th क्लास में नहीं पढ़ा है, ध्यान से यदि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो ये सपने छोड़ देना। फिर क्या कहते हैं 90% है, 94% है,
अच्छी परसेंटेज है, जैसे नेवी एयरफोर्स की तैयारी करवाने के लिए, फिर सोचते हैं कि ऐसा हमें गारंटी बेस चाहिए कि हम लोग वहाँ इसको छोड़ के आएंगे। घर वाले भी सपने लेते हैं कि गारंटी बेस में छोड़ के आएंगे, इसका मतलब अपना बच्चा तो लग गया। गारंटी बेस का मतलब वो कहते हैं कि हम 100% लगाएंगे, नहीं पैसे वापस देंगे, इसका मतलब अपना बच्चा तो लग गया। और फिर जाते हैं कुचामन, 2 साल तक 3 साल तक कोशिश करते हैं, 94% है, थक हार के 3 साल खराब करके वापस आते हैं और फिर करते हैं बीएससी। जब यहां वापस वहां रुपए बर्बाद करके वापस आते हैं, बीएससी करते हैं, 3 साल खराब हो गए, 3 साल में आप लोगों की कॉलेज हो जाती, कॉलेज भी नहीं होती फिर। और एक 70% का स्टूडेंट, देखो मेरे को काफ़ी समय हो गया इस क्षेत्र में, इस फील्ड में, मेरा एक एक्सपीरियंस है कि आप मान के चलो ये क्राइटेरिया 60% से 80% के जो बच्चे हैं, वो जो सिलेक्शन होते हैं, जितने भी सिलेक्शन होते हैं, मेरा यहाँ नेवी एयरफोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, जितने भी सिलेक्शन होते हैं उन सिलेक्शन में 85% जो स्टूडेंट होंगे ना, वो स्टूडेंट कितनी परसेंटेज के होंगे? 60 से 80 के बीच में। क्यों? क्योंकि ये 90% 94% वाले स्टूडेंट होते हैं, ये 11th क्लास में सही तरीके से स्टडी नहीं कर पाते और ये पोर्शन छूट जाता है, जो बहुत एक मेजर पार्ट है जो आप लोगों के आगे आएगा। इससे 12th क्लास में कोई फर्क नहीं पड़ता। 1-2 टॉपिक है जो 12th क्लास में काम में आते हैं, दोनों अलग अलग पार्ट है। 11th क्लास का 11th क्लास में ही आएगा, 12th क्लास का 12th क्लास में आएगा। ऐसा नहीं कि आप 11th पढ़ोगे तो ही 12th क्लास होगी, नहीं, बिल्कुल नहीं है, अलग अलग है। टोटल अपन मान के चलें तो इन 11th और 12th क्लास की वैसे तो 30 यूनिट है, और चैप्टर यदि अपन बात करके चलें तो 63 चैप्टर हैं टोटल इनके। तो अपन एक बार 11th क्लास का जिक्र कर लेते हैं। वैसे आप लोग भी खुद भी काफ़ी समझदार हैं, आजकल परिवार में, अपने रिलेशन में कोई ना कोई ऐसा अपना जो गाइड करने वाला बंदा होता है, आप लोग उनकी बात माने, क्योंकि यदि आप लोगों को सीनियर है, उसने कई ऐसी परिस्थितियां देखी है, समय देखा है जो आप लोगों ने नहीं देखा, क्योंकि जैसे समय निकलता है, परिस्थितियां जो होती हैं उनसे हम लोग सीखते हैं, उन्होंने कुछ सीखा होगा, तो आप लोगों को चूज करना है सब्जेक्ट। अब अपन बात करते हैं अपने सिलेबस की। चलो अब देखो अपना जो सिलेबस है, उस सिलेबस में जो आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर है, देखो आप लोगों की स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्क्रीन पर आप लोगों के दो पार्ट हैं, एक तो फिजिक्स फर्स्ट है, एक फिजिक्स सेकंड है। जब आप लोग ऑनलाइन आप लोग एनसीईआरटी की जो वेबसाइट होती है उससे भी यदि सिलेबस डाउनलोड करते हैं, तो आप लोग यदि फिजिक्स फर्स्ट फिजिक्स सेकंड के नाम से डाउनलोड करेंगे तो इंग्लिश मीडियम का खुलेगा, भौतिकी फर्स्ट भौतिकी सेकंड के नाम से डाउनलोड करेंगे तो आप लोग के हिंदी मीडियम का खुलेगा। जो फिजिक्स फर्स्ट है उस फिजिक्स फर्स्ट के आप लोगों के चैप्टर दिख रहे होंगे, आप लोगों ने देखा होगा। ये जो आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर है भौतिक जगत, ये जो भौतिक जगत है, इस भौतिक जगत के बारे में अपन देख लेते हैं। भौतिक जगत में अपन क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। देखो भौतिक जगत में आप लोगों के अपने जो भौतिकी है, जो अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने क्षेत्र में, अपने चारों ओर किस प्रकार से काम में आती है, कहाँ कहाँ किस प्रकार से इसका उपयोग होता है, कहाँ कहाँ कौन कौन से नियम लगते हैं, समाज में कहाँ काम में आती है, प्रौद्योगिकी में, इंडस्ट्रीज में कहाँ कहाँ काम में आती है, इनके बारे में हम लोग यहाँ एक नॉर्मल जिक्र करेंगे। थोड़ा सा अपनी डिटेल से, इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन प्रकृति के बारे में, इसका किस प्रकार से उपयोग है, इन सब के बारे में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। देखो फिर अपन आगे चलते हैं तो नंबर 2 आप लोगों का है मात्रक एवं मापन। देखो मोस्ट चीज़ है, यदि अपन फिजिक्स की बात करें और उसमें किसी प्रकार के वैल्यू की बात करें तो आप लोगों को वैल्यू के लिए मात्रक लगाना बहुत ज़रूरी है। देखो एक बार मान लो आप लोगों को ये कहा जाए कि आपको मार्केट से चीनी लानी है, आप लोग चीनी लाने जा रहे हैं, मार्केट से चीनी लाने के लिए गई और आप लोगों को आ जाए कि कितनी चीनी लानी है, 5, तो इसका मतलब क्या समझोगे आप लोग? 5 क्या 5 ग्राम, 5 किलोग्राम, 5 पैकेट, 5 क्विंटल। तो आप लोग किस प्रकार से क्या क्या देखोगे?
यदि ये वाली वैल्यू आप लोगों की लगी हुई नहीं होगी तो आप लोग इस 5 का कोई भी अर्थ नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते ना। इसके लिए इस 5 का महत्व प्रदर्शित करने के लिए हम लोग ये मात्रक लगाते हैं। तो मात्रक हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग यहाँ पर मात्रक के बारे में पढ़ेंगे और ये जो अपना जो चैप्टर होगा इसमें मात्रक और मापन के बारे में पढ़ेंगे। और देखो इसमें डिटेल से अपन बात करें तो ये जो आप लोगों के मात्रक और मापन है, इसमें आप लोगों के मात्रकों की कौन कौन सी पद्धतियां काम में ली जाती है। लंबाई का मापन अपन देखेंगे, द्रव्यमान का मापन आप लोग देखेंगे, स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोगों को सब कुछ, ठीक है। फिर आप लोग समय का मापन भी देखेंगे। इसमें देखो त्रुटि अपने को पता है कि कोई भी परिपूर्ण नहीं है, किसी न किसी में किसी प्रकार की त्रुटि है। त्रुटि कमी से भी हो सकती है और अधिकता भी इससे भी हो सकती है। जैसे मान लो अपने को कोई सामान चाहिए, उसमें जैसे चीनी अपन मार्केट से लेके आते हैं, उसमें मिठास कम हो तो वो क्या है, त्रुटि है। यदि उसमें मिठास ज्यादा हो जाए तो खट्टाई आ जाती है, तो वो भी एक त्रुटि है। तो त्रुटियों के बारे में अपन यहाँ पे अध्ययन करेंगे। त्रुटि किस किस प्रकार की होती है, सार्थक अंक होंगे, विमाएं आप लोगों की होगी, विमेय सूत्र हो गया, इनको आप लोगों के अलग अलग भौतिक आप लोगों के अलग अलग मात्रक पद्धतियां हैं उनमें चेंज करना हो गया, इनकी वैल्यू निकालना हो गया। तो इनमें आप लोग यहाँ इस चैप्टर 2 में देखेंगे। फिर अपन चलते हैं तो चैप्टर 3 अपना क्या कहता है, सरल रेखा में गति। अपन देखो एक सीधी रेखा में गति करते हैं। सरल रेखा का मतलब है कि अपन एक ही दिशा में गति करते हैं। अपने को पता है कि अपने फिजिक्स में 3 दिशाएं होती हैं, एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स, 3 दिशाएं होती हैं। तो यदि हम लोग एक ही निश्चित दिशा में गति करें तो उसको सरल रेखा में गति कहते हैं। और इस अपने जो ये पूरी ये चैप्टर है इसमें हम लोग एक पथ में गति देख लेंगे। लंबाई आ जाएगी आप लोगों के, दूरी आ जाएगी, विस्थापन हो गया, इसमें औसत वेग हो गया, औसत चाल, तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक चाल, त्वरण, इन सब के बारे में अपन यहाँ पे देखेंगे। आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। चलो अपन आगे देखते हैं। तो अपना जो चौथा चैप्टर है वो क्या कह रहा है, समतल में गति। समतल का मतलब होता है एक पृष्ठ में गति जिसमें 2 दिशाएं आ जाती हैं। 2 दिशाएं आप लोगों ने ज्यामिति पढ़ी है, आप लोगों ने 9th क्लास में 10th क्लास में मैथ में एक्स एक्स वाई एक्स एक ग्राफ पढ़ा होगा। ग्राफ से अपने एक्स एक्स वाई एक्स से क्या बनता है, एक तल बनता है और उस तल में जो गति होती है हम लोग उस तल की गति को यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे। चलो फिर अपन आगे देखते हैं। इसमें आप लोगों की जो समतल में गति है इसमें सदिश राशि आ जाएगी, अदिश राशि, इन सब के बारे में सिलेबस आप लोगों का लगभग वो का वही है, बस कुछ पॉइंट आप लोगों के हटा दिए गए हैं, एक चैप्टर एक्स्ट्रा कर दिया गया है। पहले जो आप लोगों के 2010 में जो सिलेबस चेंज हुआ था, जो एनसीईआरटी का लगा था, वही सिलेबस आप लोगों के घूम के फिर से आ गया, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं 5वें चैप्टर की गति के नियम। जो आप लोगों के गति के नियम है, गति के नियमों में हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, आप लोगों के जड़त्व का नियम है, न्यूटन की गति के 3 नियम है, गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, संवेग संरक्षण का नियम, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर हल करेंगे जो आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा है। फिर बात करें अपन 6वें चैप्टर की, 6वां चैप्टर कार्य, ऊर्जा और शक्ति। अपने को पता है ऊर्जा ना तो कभी नष्ट होती है ना ही कभी उत्पन्न की जाती है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। कार्य भी ऊर्जा का ही एक रूप है। तो हम लोग यहाँ पर जो कार्य है, ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा हो गई, स्थिर ऊर्जा हो गई, कार्य ऊर्जा प्रमेय हो गई, यहाँ आप लोग के पास में इनसे होने वाली जो क्रियाएं हो गई, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके साथ में आप लोगों की शक्ति है और एक टक्कर है, टक्कर को संघट बोलते हैं। टक्कर से किस प्रकार से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, किस प्रकार से उनकी गति होती है, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। अपना जो 7वां चैप्टर है वो कणों के निकाय, मतलब जो प्रत्येक कण, प्रत्येक जो पिंड होता है, प्रत्येक जो वस्तु होती है, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक पिंड जो होता है वो कणों के द्वारा बना हुआ होता है। कणों का एक अपन मान सकते हैं कि एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप को अपन बोलते हैं कणों का निकाय। उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, वो किस प्रकार से गति करते हैं, उनकी जो घूर्णन गति, उसका बारे में अपन अध्ययन करेंगे। अगला जो आप लोगों के जो चैप्टर है 8वां चैप्टर, सबसे मोस्ट मैक्सिमम उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने नेवी एयरफोर्स में। गुरुत्वाकर्षण जो है ये न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने प्रदर्शित किया था इसको। गुरुत्वाकर्षण से होने वाली क्रियाएं, अपने यहाँ प्रकृति में होने वाली जो क्रियाएं होती हैं, पिंड को अपन छोड़ते हैं तो वो नीचे की ओर क्यों गिरता है, ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों के 8 जो चैप्टर हैं ये
फिजिक्स के भाग फर्स्ट में है, 2 बुक आएगी अपनी। फर्स्ट बुक में आप लोगों के 8 चैप्टर होंगे। जो सेकंड बुक होगी उस सेकंड बुक में आप लोगों के देखो 9वां चैप्टर क्या कहता है, ठोसों के यांत्रिक गुण। जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके यांत्रिक गुण कौन कौन से, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर अगला 10वां है तरलों के यांत्रिक गुण। तो ठोसों के यांत्रिक गुण और तरल पदार्थ जो होते हैं उनके यांत्रिक गुणों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। द्रव्य के तापीय गुण। द्रव्य क्या होता है, देखो 2 चीजें होती हैं, एक होता है द्रव्य और एक होता है द्रव्य। द्रव्य जो होता है वो एक अवस्था होती है, तरल अवस्था होती है। द्रव्य होता है वो एक पदार्थ होता है। तो इनके जो तापीय गुण होते हैं, इनको गर्म करते हैं तो क्या क्रियाएं होती हैं, इन सब के बारे में अपन यहाँ अध्ययन करेंगे। फिर ऊष्मागतिकी, जो थर्मोडायनामिक्स है, ऊष्मागतिकी जो है, इसमें जो अपने होने वाली जो क्रियाएं हैं इन सब के बारे में अपन यहाँ पे अध्ययन करेंगे। अणुगतिकी सिद्धांत हो गया, दोलन गति हो गई, जिसमें आप लोग बोल सकते हैं कि कोई भी पिंड अपनी साम्य स्थिति के इर्द गिर्द गति करता है तो उसे दोलन गति करते हैं, अपन इसमें जिक्र करेंगे। तरंगें हो गई, जो अपने ध्वनि तरंगें होती हैं, इनके बारे में अपन यहाँ पे अध्ययन करेंगे। जैसे एक जनरल समय आप लोगों को उदाहरण, जैसे अपन शादी ब्याह में कहीं जाते हैं, डीजे अपने पास में आता है तो अपने को ध्वनि धीरे धीरे बढ़ती सुनाई देती है। यदि दूर जाता है तो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो इनकी फ्रीक्वेंसी किस प्रकार से कम होती है, क्या होता है, इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे चैप्टर नंबर 15 में। तो इस प्रकार से आप लोगों के जो चैप्टर 15 है उन सब को मैंने यहाँ स्क्रीन पे आप लोगों को बता दिया है, आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हो। तो ये है आप लोगों का 11th क्लास का सिलेबस, और इस सिलेबस में आप लोगों को बहुत बारीकी से पढ़ना है। इनमें आप लोगों के जब आप लोग नीट वगैरह की तैयारी करते हैं तो आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसको नोट कर लेना। और अपना जो आज डे फर्स्ट था, उस डे फर्स्ट में अपन ने 11th क्लास के सिलेबस का जिक्र किया है। इलेवंथ क्लास के सिलेबस का जिक्र किया है और आगे हम लोग कंटिन्यू वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो अपना सिलेबस कल से स्टार्ट हो जाएगा। तो जो मैंने यहाँ जो मेन चीज़ें आप लोगों को बताई है, सब्जेक्ट चूज करने वाला जो मैंने बताया है, उसको एक बार बारीकी से देखना, सोचना, क्योंकि यहीं से आप लोगों का फ्यूचर स्टार्ट होता है। यहीं से आप लोगों के जो फ्यूचर की लाइन है वो स्टार्ट होती है। यहाँ से यदि आप लोगों ने गलत डिसीजन ले लिया तो आप लोगों के आगे जाके समस्या हो सकती है, आगे जाके ऐसी स्थिति बन जाएगी। वो एक मारवाड़ी में कहावत है, घर खाने गांठ का, कहते हैं ना कि धोबी का कुत्ता घर खाने गांठ का। आप लोग ये सोचेंगे कि मैं इस फील्ड में गलत आ गया, उस समय मेरा डिसीजन बहुत गलत था, मैं यदि ये लेता तो ये करता, ये सब्जेक्ट लेता तो ये करता। बाद में यही ऑप्शन होता है, काश में ये सब्जेक्ट लेता। तो ये काश शब्द आप लोगों के लिए बिल्कुल नहीं आना चाहिए, इसलिए आप लोग यहाँ सोच समझ के डिसीजन लेंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।